जुलाई को महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर इलेक्शंस के दौरान जब रेबल शिवसेना एमएलए यामिनी यशवंत जाधव अपना वोट डाल रही थी, तब सदन में ईडी की गूंज सुनाई दी। कोई बड़ा लीडर नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, ईडी के नारे शायद ऐसा कम ही होता हो, लेकिन हमारे गणतंत्र में आज एक अहम भूमिका निभाने वाली संस्था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सच में अपनी जगह बना ली है संसद में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने मैटर को सही हैंडल किया। उन्होंने कबूल किया सबके सामने, कैमरा के सामने, लोगों के सामने कि हां, यह सरकार ईडी की है। इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। वाह, एकनाथ देवेंद्र ईडी सरकार, वाह वाह वाह। देवेंद्र फडणवीस जी, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। लेकिन दूसरी वाली ईडी का क्या, उसका कितना बड़ा हाथ था आजकल के सत्ता पलट में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। एक संस्था जिसे क्रिमिनल ड्रग मनी ढूंढने के लिए बनाया गया था, आज वो सीबीआई से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया है? विपक्ष क्यों कह रहा है कि ईडी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और बीजेपी ही नहीं, खुद कांग्रेस ने भी इस विशाल दैत्य को कैसे बनाया था अपने काम के लिए, फिर उस पर ऑफकोर्स बीजेपी ने कैसे मिसाइल लगा दिए हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। बहुत ही चौंका देने वाला स्टोरी है ये, क्योंकि ईडी के जाल में जब कोई फंसता है तो बंदा उठता नहीं है, उड़ जाता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले अक्टूबर आपने इन सज्जन को टीवी पर खूब देखा होगा। नवाब मलिक, ये एनसीपी के वो नेता हैं जिन्होंने आर्यन खान के अरेस्ट के बाद एनसीबी और समीर वानखेड़े की ईंट से ईंट बजा दी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता हो इंडिया में, एक नॉन बीजेपी नेता, जिसने टीवी का नैरेटिव अपने हाथों में संभाल कर रखा हो। हर दिन एनसीबी पर वार, हर दिन वानखेड़े के खिलाफ तीखे सवाल। फाइनली जीत भी उन्हीं की हुई थी जब आर्यन को कोर्ट से क्लीन चिट मिला, नॉट गिल्टी, नो ड्रग्स फाउंड होने में। इस पर हमने एक एपिसोड भी बनाया। आर्यन खान तो बच निकला, लेकिन 23 फरवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नवाब मलिक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका जुर्म, एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो 20 साल पहले हुई थी, एक तो 2003 में हुई थी, माने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनने से भी 2 साल पहले। और अभी चौंकिए मत, अभी तो वार्म अप हो रहा है यहां। महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुवाहाटी में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कैसे खेला गया, उद्धव की सेना शिंदे की सेना कैसे बन गई, फिर शिंदे चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, ये सब तो हमने दिन रात टेलीविजन पर देखा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या मामला सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग का था या ईडी का भी था? राज्यसभा मेंबर और उद्धव ठाकरे का खास संजय राउत ने फरवरी में राज्यसभा चेयरमैन को एक खत लिखा था और ईडी पर आरोप लगाया था कि एजेंसी उनको धमका रही है कि या तो तुम सेना की सत्ता हटाने में, पलटने में हमारी मदद करो, या फिर हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। सिर्फ यही नहीं, यह भी धमकी कि बहुत और मिनिस्टर्स और बहुत और पार्टी लीडर्स सारे के सारे जेल में होंगे पीएमएलए के अंडर। संजय राउत का फरवरी में कहना था कि उनसे जुड़े 28 लोगों को पिकअप कर लिया गया है और उन्हें जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा गया है। यह सब स्टेटमेंट उगलवाने के लिए, राउत को फंसाने के लिए। इस लेटर के जारी होने के बाद ईडी ने एक फ्लैट जो कि उनकी पत्नी का था और एक जमीन जो कि उनके सहयोगी बिल्डर का था, उसे अटैच कर लिया। फरवरी में राउत ने लिखा था कि यह सारा खेल उद्धव सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। जून में बिल्कुल वैसा ही होता है। कितनों ने सत्ता बदली पैसों के लिए, कितनों ने ईडी के लिए, यह सच भी कभी ना कभी बाहर आएगा। लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया से दूर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाया गया था इलीगल ड्रग ट्रेड से निपटने के लिए। जो गैर कानूनी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो पैसा आ रहा है उसे रोकने के लिए। पॉइंट तो यही था ना कि ये जो इलीगल मनी है किसी भी तरीके से लीगल एसेट ना बने, यानी कि खून से रंगा कोई पैसा या फिर ड्रग से कमाया कोई पैसा, उससे कोई जमीन ना खरीद ले फॉर इंस्टेंस। लॉजिक तो यही है कि अगर गैर कानूनी पैसे को रोक दोगे तो गैर कानूनी काम अपने आप उसका दम घुटने लगेगा विदाउट द फाइनेंशियल बैकिंग। जाहिर सी बात है कि जब नारकोटिक्स जैसे अपराध होंगे तो इससे निपटने के लिए कानून भी कड़े होंगे। तो जब ये लॉ बना, ये कड़ा कानून बना, तब पॉइंट बहुत क्लियर था। 40 ऐसे ऑफेंसेस थे अंडर 6 लॉज जहां ये लागू होता था।
माने 6 माने ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, करप्शन एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। कड़े अपराध, कड़ा कानून, सिंपल मामला। लेकिन पॉलिटिक्स रहते सिंपल सिंपल कहां रहता है। यूएन मैंडेट के बेसिस पे बना सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने वाला ये पीएमएलए आज एक पॉलिटिकल हथियार फिर कैसे बन गया है? ज्यादातर काम ये पॉलिटिशियन के खिलाफ क्यों आ रहा है? देखिए, बुलडोजर की भाषा आजकल सबको समझ में आती है, तो उसी भाषा में हम आपको समझा देते हैं। सोचिए कि ये जो ढांचा है, ये पीएमएलए का ढांचा है, ये कांग्रेस ने बनाया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सेट करने के लिए बनाया। इस पे श्री 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 पी चिदम्बरम ने थोड़ा सफर भी किया, कुछ लोग भी कुछ ले गए। लेकिन किंतु परंतु जब बीजेपी इस बुलडोजर पर बैठी, बुलडोजर को चलाना शुरू किया 2014 के बाद, तो उसे लगा मजा नहीं आया और उसके अंदर डाल दिया टर्बो डीजल इंजन। अब देखो बुलडोजर लेफ्ट राइट आए फाए ऊपर नीचे हर जगह चल रही है, हर किसी पर चल रही है। 2019 में इस मनी लॉन्ड्रिंग कानून का संशोधन किया गया, जिसे इसे रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू किया जा सकता है। 1947 में भी आपने कोई घपला किया होगा तो यह केस आप पर भी लग सकता है। हमारे ऊपर तो लग नहीं सकता, हम फकीर किस्म के इंसान हैं, हम तो लैपटॉप लेके चले जाएंगे। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक जरूर है, क्योंकि ये संशोधन बिल मनी के रूप में संसद में पारित हुआ। बिल मनी राज्यसभा में नहीं जाता है, लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी का मेजॉरिटी है, तो नो क्वेश्चंस नो आंसर्स, ओनली एक्शन, मास्टर स्ट्रोक पास भी हो गया। अब कांग्रेस काल में 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने सिर्फ 112 सर्चेस की थी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। बीजेपी के अंडर सिर्फ 8 सालों में ये 26 गुना ये बढ़ा है सर्चेस, 3000 सर्चेस हो चुके हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अब देखिए, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स भी बढ़े हैं। माने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट तब होता है, चार्जशीट समझ लीजिए, माने छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर ये कोर्ट में मामला पहुंचा, ये भी 8 गुना बढ़ा है। 2014 से पहले, माने 10 साल 2004 टू 2014, ये सिर्फ 104 केसेस कोर्ट पहुंचे थे। 2014 से अब तक करीबन 800-900 केसेस कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो आप बोलोगे अच्छी बात है, ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं, ज्यादा चार्जशीट हो रहा है, लेकिन लॉ का सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है यह पता चलता है कन्विक्शन रेट से, यानी कोर्ट में कितने केस साबित हुए, कितने लोग गिल्टी निकले। और सुनकर यार आपको हैरानी होगी कि पिछले 17 सालों में ईडी ने पीएमएलए केसेस में केवल 23 केसेस में सिर्फ कन्विक्शन दर्ज किया है। इससे ऑब्वियसली सवाल उठता है, ये जो 3000 अब सर्चेस चल रहे हैं, ये किस कांड की वजह से चल रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है यहां या नहीं? Scroll.in में सुप्रिया शर्मा और अरुणब सैकिया ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है और एक बेसिक सवाल पूछा है, क्या ईडी को जानबूझकर वेपनाइज किया गया है ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए? देखिए, फैक्ट तो यही है कि अगर आप किसी भी ऑपोजिशन पार्टी में आज हैं तो आप पर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत एक्शन हो सकता है। Scroll.in पर खोज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, उससे यह भी साबित होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से बीजेपी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो, सत्ताधारी बीजेपी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर ईडी रेड की शंका और भी ज्यादा, संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए ना, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, आप, टीआरएस, डीएमके, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी कभी ये सारे पार्टी और नाम देख के लगता है, शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि देश के सारे चोर उचक्के देश के विपक्ष पार्टी में बैठे हुए हैं। सत्ता वाली पार्टी में सिर्फ दूध से धुले लोग हैं या फिर वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शारदा ग्रुप के फाउंडर सुदीप्ता सेन, जो कि इस केस के मुख्य आरोपी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को घूस दिया था। लेकिन चाणक्य नीति देखिए, ईडी ने टीएमसी के लीडर्स को चार्जशीट किया उसी लेटर के आधार पर, बट हेमंत बिस्वा को समन तक नहीं किया गया। उनकी बीबी से पूछताछ हुई लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्होंने खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो मामला रफा दफा। ईडी ने जोधपुर में अग्रसेन गहलोत के यहां छापा मारा, जो कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर के भाई हैं। पंजाब असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी पर ईडी बहुत ज्यादा ही मेहरबान हुई, वहां भी छापे पड़े। संक्षिप्त में बोले तो ऑपोजिशन का कैरेक्टर है ढीला और सत्ताधारी पार्टी टाइड जैसी सफेदी। आहा, इतनी सफेदी कि आदमी भी चौंक जाए। आज जितना भी विपक्ष हाय तौबा मचा ले, फैक्ट तो यही है कि एक छोटी से ईडी को सीबीआई से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है।
2009 और 2012 के बीच में अमेंडमेंट्स करके 140 शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर 30 लॉस को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के अंडर लाया गया। माने कितना एक्सपैंड कर दिया गया इस लॉ को। यहां तक कि कॉपीराइट वायलेशंस, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की वजह से आप पर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लग सकते हैं, महीनों जेल हो सकती है विदाउट बेल। अरे पहले 50,000 रुपए का फाइन लगता था इस पर, ऐसी क्या बात हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पी चिदंबरम के कार्यकाल के समय ईडी का पॉलिटिसाइजेशन असल में शुरू हुआ। ईडी जो अब तक बैकग्राउंड में काम कर रही थी, सुर्खियां बटोरने लगी। मधु कोड़ा केस, 2G स्कैम प्रोब, एयरसेल मैक्सिस केस, CWG केस, द सहारा केस, बेल्लारी माइनिंग केस जिसमें बीजेपी के रेड्डी ब्रदर्स इन्वॉल्व थे, वाईएस जगन मोहन रेड्डी केस और बाबा रामदेव। अब इन केस का इसका क्या हुआ 2014 के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विधि का विधान देखिए। अपने टाइम पर ईडी और पीएमएलए का खूब इस्तेमाल किया, खूब एक्सपैंड किया। फिर 2019 में पी चिदंबरम को 106 दिन के लिए जेल जाना पड़ा, एक ऑफेंस के लिए जिसे ऐड किया गया था पीएमएलए के अंडर उन्हीं के कार्यकाल के समय। वाह! लेकिन कांग्रेस ने नेता टाइप आधा काम किया पीएमएलए के साथ और ईडी के साथ। बीजेपी ने पीएमएलए को देखा, ईडी को देखा, फुल पोटेंशियल समझा और 2019 में इस लॉ को और अमेंड किया गया। अब 10, 20, 30 साल कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पर केस कभी भी खुल सकता है, फाइल कभी भी खुल सकती है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में नेहरू पर भी छापा पड़ने वाला है। पहले कोर्ट में एक चार्जशीट लगती थी, उसके बाद आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को खंगाला जा सकता था। 2009 में कांग्रेस कार्यकाल में सिर्फ एक एफआईआर की जरूरत पड़ी, मैंने आसान कर दिया गया आपके अगेंस्ट केस खोलने के लिए, सर्च एंड सीजर करने के लिए। 2019 में अमेंडमेंट के बाद ईडी ने उनको कुछ नहीं करना है, अब वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सीज कर सकते हैं विदाउट एनी डिटेल्ड पेपर वर्क। इतना आसान हो गया प्रोसिक्यूशन। अब देखिए एक बात तो साफ है, इस लॉ का गुड़गोबर कांग्रेस और बीजेपी ने साथ में मिलकर किया है और दोनों ने मजे लिए अपने टाइम पर जब वो पावर में थे। अब पीएमएलए के अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि भाई आपने एक लॉ को, एक कड़े लॉ को इतना एक्सपैंड कर दिया, लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके कड़े प्रोविजंस हैं, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। भाई ये कहां की लॉजिक हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशनली सवाल तो उठता है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि भाई ईडी के पावर्स कितने होने चाहिए। इतने तो नहीं कि हमारी डेमोक्रेसी की शक्ल ही बदल जाए, जो कि आजकल थोड़ी बदल रही है। क्योंकि आज ईडी आपको समन कर सकता है बिना बताए कि आपको समन क्यों किया जा रहा है। आप सस्पेक्ट हो या आप विटनेस हो, फिर आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो आपके खिलाफ भी यूज हो सकता है। अब लॉ के जानकार ये जानते हैं कि पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में वैलिड नहीं होता है, हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन पीएमएलए एक लौता ऐसा कानून है हमारे देश में जहां आपका स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया गया, उसको कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी परमिशन है। ईडी के ऊपर कोई मैजिस्ट्रियल ओवरसाइट नहीं है। ईडी आपको बताएगा भी नहीं कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या है, यह आपको बाद में मालूम चलेगा जब आप पर चार्जेस, माने वो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट या चार्जशीट दाखिल होगा। माने 50-60 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर गाज गिरी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने तक यहां तक बात मानी है कि पीएमएलए के बेल प्रोविजंस यूएपीए, एंटी टेरर यूएपीए से ज्यादा खतरनाक है, माने ज्यादा मुश्किल है। माने जज को मानना होगा, पूरी तरीके से एकदम समझना होगा कि अक्यूज ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है ट्रायल के बिना, तब उसको बेल मिल सकता है। कौन जज ऐसा सोचेगा। फाइनली ईडी किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है ट्रायल शुरू होने से पहले, चार्जेस लगने से पहले। सिर्फ एक सील्ड एनवेलोप भेजना है उसे एक जज को, उसके बाद अगर परमिशन मिल गई तो सब कुछ फ्रीज, आपका हाउस फ्रीज, आपके एसेट्स फ्रीज, आपके बैंक बैलेंस फ्रीज, आपको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। अब बताइए कोई नेता लाइन पे आएगा या नहीं आएगा, सोचने वाली बात है ना। तो ये मास्टर स्ट्रोक जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, ये डेफिनेटली एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक शायद हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी आशा है हमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे, इस मामले को समझे। लेकिन ये बात तो सही है कि एक लॉ को कितनी आसानी से पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए चेंज करते हैं और फिर वो और खतरनाक बनता रहता है। और कल कांग्रेस अगर पावर में आ जाए, गलती से होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो वो इस लॉ को मिसयूज करेगा अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, उसको चेंज नहीं करेगा। अगर ये एपिसोड सही लगा और अगर ये खतरनाक टॉपिक आपको लगता है तो जरूर शेयर करिए, जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट जरूर पढ़ने की कोशिश करता हूं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है, आप लोग ने इतना सब्सक्राइब किया है, हमारे जो अल्टीमेट देशभक्त हैं जिनकी वजह से, और हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे डिस्कॉर्ड में मेंबर्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा चैनल चल पाता है। थैंक यू सो मच। और सवाल पूछते रहिए, थोड़ा
सपोर्ट किसी को करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एपिसोड शायद आपको दिखाएगा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पावर के सब भूखे हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।